तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सारा केस देख लिया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सारा केस देख लिया था। एक नोट डालना रह गया है, एक नोट वहां डालिए। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ and displacement time graph has same nature, the distance time graph and displacement time graph has same nature, the only difference is the distance time graph is in first quadrant. The only difference is the distance time graph is in first quadrant. The distance time graph is in first quadrant, whereas the displacement time graph can be in both first as well as fourth quadrant. The displacement time graph can be in both first as well as फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एकमात्र डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट? तो इसके आधार पर एक सवाल आपको करना है। क्या सवाल है कि आपको जो 3 केस मैंने करवाए हैं उसका आपको क्या बनाना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाकर लाना है। नहीं बनेगा तो अगली क्लास में फिर मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए हेडिंग डालिए स्पीड टाइम ग्राफ। आज की क्लास के लिए हेडिंग डालिए स्पीड टाइम ग्राफ और उसके अंदर पहला केस लिखिए केस 1, व्हेन द body is at rest. When the body is at rest, जब हमारा बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। जब हमारा बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। डन। अब देखिए रेस्ट पर जब हमारा बॉडी है, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है बिटवीन अब किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है? स्पीड विच इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम विच इज इन सेकेंड, इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो यहां पर अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी रेस्ट की परिभाषा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है कि बॉडी का स्पीड 0 रहेगा चाहे टाइम बढ़ता चला जाए। स्पीड 0 ग्राफ में कहां पर होता है? ऑन द टाइम एक्सिस। तो अगर टाइम हमारा 1 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड पर है, 3 सेकेंड पर है, 4 सेकेंड पर है, बॉडी अगर रेस्ट पर होगा तो बॉडी अभी भी यहीं पर है, बॉडी थोड़ी देर बाद भी यहीं पर है, उसके बाद भी यहीं पर है और यहीं पर है। यानी जो आपका ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। लिखिए व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ग्राफ के लिए जगह छोड़ लीजिएगा, उसके नीचे लिखिए व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, the speed time graph is a straight line. The speed time graph is a straight line on time axis. Speed time graph is a straight line on time axis. Time axis पर ही वो ग्राफ बनेगा। अब जरा यहां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अगर टाइम एक्सिस पे बन रहा है तो हम जानते हैं कि स्पीड टाइम का स्लोप क्या देता है? हेड वे। द स्लोप ऑफ, लिख लीजिए, द स्लोप ऑफ
speed time graph, good, the slope of speed time graph gives acceleration, क्या देता है, acceleration देता है। तो इसका जब आप स्लोप निकालिएगा that is equal to tan theta which is equal to m which is equal to perpendicular by base, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, थीटा हमारा 0 डिग्री है, इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। tan of 0 डिग्री इज इक्वल टू tan of 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन भी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट पर है तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, और मूव नहीं कर रहा है तो उसका डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0 एज वेल एज एक्सेलरेशन 0। डिस्टेंस 0 ऐसा जरूरी नहीं भी है, क्योंकि बॉडी मान लीजिए 10 मीटर पर रखा हुआ है, तो चेंज इन टाइम पर वो लगातार अगर 10 मीटर पर ही रखा हुआ है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो 100% क्या होगा, 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको यहां से भी पता चल गया। और इसका स्लोप एंगल चूंकि कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। फर्स्ट केस समझ में आ गया, डन। सेकेंड केस की ओर बढ़ते हैं, चलिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2, when the body is moving with uniform speed, when the body is moving with uniform speed, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तब इसका ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई दिक्कत, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी भी क्या रहना चाहिए, भी इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, भी कांस्टेंट है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब आप इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, तो उसको पहले समझते हैं। टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, ये टाइम एक्सिस है, और ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये स्पीड एक्सिस है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए यहां पर कोई एक लाइन है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड दिखा रही है। कौन सा स्पीड है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड का। इसका क्या मतलब है, टाइम चाहे कितना भी बढ़ता चला जाए, आपका जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगा, यानी यहां से जो स्पीड होगा वो क्या रहने वाला है, स्पीड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कंटिन्यूअसली द स्पीड इज कांस्टेंट। v क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्पीड क्या है, फिक्स है। और जब कभी भी स्पीड फिक्स होगा तो इसका मतलब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। इसका अगर लॉजिकली थीटा के टर्म्स में देखेंगे तो यहां पे भी फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि tan थीटा एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। लेकिन यहां पर चूंकि थीटा ही किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चूंकि थीटा 0 है तो tan 0 क्या होता है, tan 0 डिग्री भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया, होना भी चाहिए। अगर मेरा स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे करेगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाई चेंज इन टाइम पीरियड, या चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम पीरियड। क्योंकि मेरा स्पीड ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
तो आपका एसिलेशन यहां पे भी क्या हो गया, यहां पे एसिलेशन आपका 0 हो गया। एसिलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। द एसिलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो आप लिख लीजिए, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो ग्राफ कैसा नेचर का आया है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस, द स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ बनेगा, और वहां पर थीटा 0 होगा तो एसिलेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लॉजिकली भी सही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 तो एसिलेशन 0। और यहां पे भी देख लीजिए आपका एंगल थीटा 0 डिग्री है, जैसे ऐसे बढ़ेगा तब ना थीटा बढ़ेगा, पर ये तो फिक्स है, एंगल 0 हो गया। डन। चलें केस 3 की ओर। नेक्स्ट केस 3, केस 3 यहां देखिए, केस 3, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म speed, when the body is moving with non-uniform speed. What do you mean by non-uniform speed? Unequal distance, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time. Done. अब ये जो है ये 3 केस में पढ़ाई होगा। अब ये केस 3 का केस ए है, केस 3 का केस ए लिखिए, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ब्रैकेट में लिखिएगा कांस्टेंट एसेलरेशन। तो उसमें पहला केस लिखिए, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके अंदर लिखेंगे कांस्टेंट एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पहले कांस्टेंट एसेलरेशन क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट एसेलरेशन? कांस्टेंट एसेलरेशन का मतलब है द इंक्रीज इन magnitude of velocity is same for equal interval of time, equal interval of time। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो कोई एक बॉडी है जो ए से कहीं एक पॉइंट बी तक गई है वाया सी एंड डी। ये 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, और ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है। आपको 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी यहां पर चल रहा है, ये 10 से 20 मीटर पर सेकंड हुआ, 20 से 30 मीटर पर सेकंड हुआ, और 30 से 40 मीटर पर सेकंड हुआ। अब यहां पर अगर आप A1 निकालिएगा तो चेंज इन स्पीड कितना का, 10 का डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 ये आया। जब आप A2 निकालिएगा, चेंज इन स्पीड 10 बाई 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर जब आप A3 निकालिएगा, ये भी क्या आएगा, चेंज इन स्पीड 10 बाई 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एसेलरेशन आपका क्या है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। एसेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। एसेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि एसेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देन एसेलरेशन कांस्टेंट होगा तो केस ध्यान आ गया। व्हाट इज द केस,
यहां पे ये आपका एसेलरेशन का केस आया, एसेलरेशन का केस है, एसेलरेशन का केस है, जहां पर एसेलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये a1, ये a2 और ये a3 सारा का सारा क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। डन। बढ़े आगे। तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, जब हम लोग इसका क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो अब इसका जब ग्राफ देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा होगा। ये आपका स्पीड और ये आपका टाइम। तो स्पीड और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ बना रहे हैं, स्पीड जो कि मीटर पर सेकेंड है और ये आपका टाइम इन सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहले समझते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 1 सेकेंड पे स्पीड 10, 2 सेकेंड पे स्पीड 20, 3 सेकेंड पे स्पीड 30, 4 सेकेंड पे स्पीड 40। इन दोनों का अगर सारे पॉइंट्स को आप इस प्रकार से ऐसे लिखिएगा तो जो ग्राफ आएगा मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आएगा सारे पॉइंट्स को जोड़कर। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जहां पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट था। हर एक पॉइंट पर आपका स्पीड है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि जो एंगल थीटा यहां बन रहा है, यही एंगल थीटा है। ये जो थीटा एंगल है वो चाहे आप tan θ1 लिखिए कि tan θ2 लिखिए कि tan θ3 लिखिए कि tan θ4 लिखिए। θ1 मैं किसको बोल रहा हूं, जब मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं। θ2 किसको बोल रहा हूं, जब ये ट्रायंगल बन रहा है। θ3 किसको, जब ये वाला। और θ4 किसको, जब ये वाला। ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब आप θ1, θ2, θ3, θ4 ये 4 एंगल जब आप बना रहे हैं अलग अलग टाइम स्पैन के लिए, अलग अलग टाइम स्पैन के लिए जब आपने ये बनाया है, अलग अलग टाइम स्पैन के लिए जब आपने ये बनाया है, तो ये जो आपका टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड एंड टाइम 4 सेकेंड, तो अलग अलग जो एंगल बना है सारे का एंगल सेम है। और एंगल सेम मतलब व्हाट, सेम। स्लोप इज इक्वल टू सेम, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। स्पीड टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ। और हम लोग ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लिख लीजिए, when the body is moving with constant acceleration, when the body is moving with constant acceleration, it is a straight line passing through origin. It is a straight line passing through origin. Straight line passing through origin. Following equation of straight line, y is equal to mx. Following equation of straight line, y is equal to mx. Y is equal to mx. Y is equal to mx. और चारों थीटा आप निकालिएगा। पहला वाला θ1 कितना आएगा, tan ऑफ θ1 आएगा 10/1। जब आप tan ऑफ θ2 निकालिएगा वो आएगा 20/2। जब आप tan ऑफ θ3 निकालिएगा वो आएगा 30/3। और जब आप tan ऑफ θ4 निकालिएगा वो आएगा 40/4। सबको सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या रहने वाला है 10। आंसर क्या रहने वाला है 10।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सारा का सारा जितना भी आपने स्लोप निकाला है सब क्या निकल गया? कांस्टेंट निकल गया। और एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये थोड़ा देखने में गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूं? हटा दे रहा हूं। ठीक है, पर आप लोग को θ1, θ2, θ3, θ4 बराबर कैसे आए, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे फट से वहां पे नीचे में आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए, ताकि आपको दिख जाए कि कैसे ये बात हम लिख दिए कि θ1, θ2, θ3, θ4 क्या आएगा? सेम आएगा। जहां θ1 इज फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, θ2 इज फॉर सेकंड ट्रायंगल, θ3 इज फॉर थर्ड ट्रायंगल एंड θ4 इज फॉर फोर्थ ट्रायंगल। सबका थीटा सेम है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द एंगल। और एंगल चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और हम यही तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है तो कैसा बनता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट बढ़े आगे, केस बी। केस बी क्या है? केस बी, केस बी इज when the body is moving with, when the body is moving with, body is moving with increasing acceleration, body is moving with increasing acceleration, acceleration increase कर रहा है। acceleration कब increase करता है? एक्सेलरेशन कब इंक्रीज करेगा? जब कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता जाएगा। जब कंटिन्यूअसली स्पीड क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये किसके किसके बीच का ग्राफ है? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड बाई टाइम इन सेकेंड। आप कह रहे हैं आपका स्पीड क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो जो बढ़ता हुआ स्पीड का ग्राफ है वो कैसा होता है देखने में? ऐसा होगा। अब ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स। 1 सेकेंड पर जो आपका रीडिंग है वो यहां है, 2 सेकेंड पर जो आपका रीडिंग है वो यहां पर है, 3 सेकेंड पर जो आपका रीडिंग है वो यहां पर है, और 4 सेकेंड पर जो आपका रीडिंग है वो यहां पर है। क्लियरली दिख रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा टेढ़ा हो, पर लगभग सीधा बनाने का मैंने प्रयास किया है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब 1 सेकेंड पर गाड़ी है, मैं ये मान रहा हूं कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड पर था, उसके बाद यहां पर 20 पर हो गया, यहां 40 पर हो गया और यहां 100 पर हो गया। 1 सेकेंड में गाड़ी का स्पीड कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। इंक्रीज इन स्पीड कितना का हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ। लेकिन जब सेकेंड सेकेंड आया है, अरे यहां पे थोड़ा 1 मिनट है ना, 1 मिनट, यहां पर इसको 30 करना पड़ेगा। 30 तो 20 होगा, और इसको भी क्या करना होगा? इसको 60 कर देते। इसको क्या कर देते? 60। सेकेंड सेकेंड में कितना का इंक्रीज हुआ है? 20 का। थर्ड सेकेंड में कितना का इंक्रीज हुआ है? 30 का। और फाइनल सेकेंड में कितना का इंक्रीज हुआ है? 40 का। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली स्पीड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कंटिन्यूअसली स्पीड इंक्रीज करेगा, चेंज इन स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना, स्पीड इंक्रीज तो कर ही रहा है, चेंज इन स्पीड भी बढ़ रहा है। और चेंज इन स्पीड बढ़ेगा तो चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम पीरियड गिव्स यू व्हाट? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऐसे भी एक बात से आप समझ सकते हैं, ये लाइनें मिटा दूंगा अब एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, वो भी समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूं, ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, हर एक पॉइंट पर आप क्या कीजिए, हर एक पॉइंट पर आप स्लोप निकाल लीजिए।
जब 1 सेकेंड पे है तब वो कुछ स्लोप रहेगा उसका θ1, सेकेंड पे कुछ स्लोप है θ2, थर्ड सेकेंड पे कुछ स्लोप है θ3, फोर्थ सेकेंड पे कुछ स्लोप है θ4। ये कौन सा है? θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4। इसमें कोई डाउट है? आंख से देखकर भी समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअसली द थीटा इज इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीज करने का क्या मतलब है? स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं θ4 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, which implies what? Which implies tan of θ4 is greater than tan of θ3 is greater than tan of θ2 is greater than tan of θ1। tan θ4 क्या है? V4 is greater than V3 is greater than V2 is greater than V1 is greater than V1। ये क्या? चेंज में, दिस इज चेंज। गलती लिख दिया ना। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सीलरेशन। A4 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1। और यहां से मुझे क्या पता चला? कंटिन्यूअसली जो आपका स्लोप है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली जो आपका स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है। और जब स्लोप बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। आपने ग्राफ भी तो उसी का बनाया है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ, इंक्रीज कर रहा है एक्सीलरेशन। मैथमेटिकली भी समझ में आ गया, ग्राफिकली भी समझ में आ गया, और कैलकुलेशन वाइज भी समझ में आ गया। तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? लिख लीजिए, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम, the graph of speed time, the graph of speed time is parabolic in nature, is parabolic in nature with respect to y axis, is parabolic in nature with respect to y axis। y axis के रेस्पेक्ट में पैराबोलिक नेचर का होता है। डन? कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे। ये कैलकुलेशन दिखा दिए। ये थीटा दिख रहा है ना, बड़ा हो रहा है। थीटा बड़ा हो रहा है मतलब tan थीटा बड़ा होगा। tan थीटा ऑफ स्पीड टाइम स्लोप होता है, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो थीटा अगर घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या है? घट रहा है। यानी कंटिन्यूअसली ये सबसे छोटा एक्सेलरेशन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन यहां पे है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यानी कंटिन्यूअसली गाड़ी जो है वो स्पीड अप कर रही है, और गाड़ी स्पीड अप करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बढ़े आगे। नेक्स्ट आइए केस सी। केस सी क्या है? केस सी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ which acceleration? Decreasing acceleration, decreasing acceleration। अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? घटते जाना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं। अब देखिए, यह स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और यह है टाइम इन सेकेंड्स। जो डिक्रीजिंग स्पीड होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। अब इसको आप समझ सकते हैं। 1 सेकेंड पे ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड। 1 सेकेंड पे ग्राफ कहां पे? यहां पे। 2 सेकेंड पे ग्राफ यहां पे, 3 सेकेंड पे यहां पे, और 4 सेकेंड पे यहां पे। ये 0, इसको मान लीजिए मैं 60 मानता हूं,
तो ये है 80 से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये है 90, इसको कर दिया 110 और इसको कर दिया 120। डन। ये बीच वाली लाइन अब मिटा रहा हूं, ठीक है, ये लाइन अब मिटा रहा हूं ताकि ये समझ में आ गया नहीं, करस्पॉन्डिंगली हमने ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, ये 4 स्पीड है, पहले सेकंड में स्पीड का चेंज कितना है 60 का, दूसरे सेकंड में स्पीड का चेंज कितना है 30 का, थर्ड में कितना है 20 का और आखिरी में कितना है 10 का। यानी चेंज इन स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब इस चारों पॉइंट पर आप इस प्रकार से एक एंगल बना लें, चारों पॉइंट पे इस प्रकार से आप एंगल बना लें, तो यहां पे ऐसा स्लोप बनेगा, दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3 एंड दिस इज θ4, दिस इज ये θ4 है। क्लियरली आंख से दिखाई दे रहा है कि थीटा हमारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। थीटा घट रहा है मतलब θ4 सबसे छोटा है, फिर θ3 है, फिर θ2 है और फिर θ1 है। यानी जब आप इसके साथ tan लगा दोगे तो tan ऑफ θ4 सबसे छोटा, फिर tan ऑफ θ3 उससे बड़ा, फिर tan ऑफ θ2 उससे बड़ा और tan ऑफ θ1 सबसे बड़ा। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, यानी a4 सबसे छोटा, फिर a3, फिर a2 और सबसे बड़ा a1। सबसे बड़ा क्या, a1, सबसे बड़ा है a1। और आपका a1 जो कि सबसे बड़ा है, इसका मतलब इनिशियली जो एक्सेलरेशन है वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ और फिर सबसे कम। और आप पढ़ भी कौन सा ग्राफ रहे हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मींस दी आपका स्लोप भी स्लोली क्या होना चाहिए, घटते जाना चाहिए। tan थीटा स्लोली क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसका जो tan ऑफ थीटा है वो भी घट रहा है और एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है। डन। कोई डाउट, लिखिए। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, when the body is moving with decreasing acceleration, the speed time graph is parabolic in nature with respect to x-axis, is parabolic in nature with respect to x-axis. Done. तो ये आपका ग्राफ आ गया, कोई दिक्कत, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक है और कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं स्लोप जो है क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है, और एक्सीलरेशन घटा मतलब डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ है। तो हम लोगों को ये केसेस याद रखने हैं कि अगर एट रेस्ट है तो ऑन एक्स एक्सिस, कांस्टेंट स्पीड है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है तो पैराबोलिक विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है पैराबोलिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही तो, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ग्राफ तो डिस्टेंस में भी ऐसा ही था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ग्राफ तो वहां भी ऐसा ही था, तो इसलिए ये तो याद हो ही गया होगा। डन। नोट डालिए, एक बात लिखिए, द स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्पीड टाइम and velocity time graph, the speed time and velocity time graph, speed time and velocity time graph are of similar nature, the only difference between them is the speed time graph will lie in first quadrant, the speed time graph will lie in first quadrant, whereas
whereas the velocity time graph can lie in both first and fourth quadrant, can lie in both first and fourth quadrant, can lie in both fourth and first quadrant, first quadrant and fourth quadrant, ये दोनों quadrant में रहेगा. Done. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए. ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड, फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h, h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है. आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसका क्या बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए. सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अगर है तो, और उसके बाद ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए. कंडीशन है, अगर है तो दिमाग लगाना है. कंडीशन हैशट्रिक के साथ लिखा हुआ है. यदि है तो आपको थोड़ा सा जरूर लगाना चाहिए. और मैंने स्पीड टाइम बोला है, तो स्पीड टाइम ग्राफ आप स्पीड टाइम ग्राफ आपको बनाना है. स्पीड टाइम ग्राफ आपको बनाना है. फॉर अ बॉल थ्रोन, फॉर अ बॉल थ्रोन नहीं है, फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, मतलब एक हाइट h है जहां से आपने बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, बॉल को ड्रॉप किया है. क्यों दिखा के गाली सुनना चाहते हो बताओ. स्पीड टाइम ग्राफ में तुम सेम ग्राफ बनाया है जो डिस्टेंस टाइम का है. कैसे बनेगा? बनाइए, सेम ग्राफ ये भी बना दी है. सेम ग्राफ कैसे बनेगा? एनालिसिस करो ना, सोचो क्या हो रहा है गेंद के साथ. अच्छा पहले सोचो, क्या मेरा बॉल रेस्ट पर है? नहीं भाई, तुम छोड़ोगे तो चलेगा ना, रेस्ट पर तो नहीं है. क्या मेरा बॉल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? तो पहला दोनों टाइप का ग्राफ तो नहीं बनेगा. अब आया तीसरा केस कि बॉल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. अब मेरे पास तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो एसिलेशन कांस्टेंट होगा, या इंक्रीजिंग एसिलेशन होगा, या डिक्रीजिंग एसिलेशन होगा. जब तुम ऊपर से बॉल को ड्रॉप करते हो, जब तुम ऊपर से बॉल को ड्रॉप करते हो तो एसिलेशन कांस्टेंट होता है कि इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है? क्या होता है बोलिए? इंक्रीजिंग. क्या एसिलेशन बढ़ता जा रहा है बॉल का? साला ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ना हो रहा है. अब ग्रेविटी फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? अरे बॉल तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना. एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है कि बढ़ घट रहा है? फिक्स है, यानी कांस्टेंट एसिलेशन का केस है. कांस्टेंट एसिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू. तो क्या तुम पैराबोलिक ग्राफ बनाते हो? इतना एनालिसिस आपको स्वयं करना है. जो हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि मैं आपके बगल में एग्जाम में नहीं रहूंगा इतना बोल के आपको वहां तक पहुंचाने के लिए. तो आपको स्वयं से सोचना है ना ये सारी बातें कि भाई मेरा बॉडी कैसा मूव कर रहा है. जब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है तो एसिलेशन तो फिक्स है, चेंज हो रहा है एसिलेशन. बॉडी इज अंडर द कांस्टेंट एसिलेशन एंड द वैल्यू ऑफ ए इज जी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपका जो ग्राफ होगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इट विल ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अरे पहले जो पढ़ा है ये तो पहले जो वाला करा रहे हैं वो वाला तो आपसे हो नहीं रहा. अभी आप मेरे को केस पूछ रहे हैं कि ये वाला होगा तो क्या हो. अरे पहले जो हो रहा है उसको तो सीखिए, जो हुआ नहीं उसके बारे में. चलिए, आप ही के क्लासमेट ने एक सवाल किया, यार हम फेंक रहे हैं तब क्या होगा?
फेंक रहे हैं तब क्या होगा? आप ही लोग बताइए। बॉल फेंकाएगा तब क्या होगा? आप किसी स्पीड से फेंक दिए, ड्रॉप नहीं किए, थ्रो किए बॉल को, तब क्या होगा? ग्राफ कैसा बनेगा? वापस से यही तीन बातें सोचनी है। क्या मेरा बॉल रेस्ट पर है? क्या मेरा बॉल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? पहला दो केस तो नहीं है, तीसरा केस है। तीसरे केस में भी तीन केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब तुम फेंक रहे हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा? सोचो क्या होगा? अरे क्वेश्चन पूछने वाली बच्ची, हाँ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। माने तुम जब तेज फेंकोगे तो ग्रेविटी चेंज कर दोगे, फिर स्पीड चेंज करोगे, ग्रेविटी कैसे चेंज हो जाएगा? तुम बॉल फेंकोगे तो ग्रेविटी बदल जाएगी। माने तुम कोई चीज तेज फेंक दोगे तो जी का वैल्यू तुम चेंज कर दोगे। अभी आप लोग यही ना आंसर दिए। सोचो तो सही बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं। माने कोई चीज हम तेज फेंक देंगे तो हम जी का वैल्यू चेंज कर देंगे। जी डिपेंड करता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ना m बदल रहा है, ना m2 बदल रहा है, ना r बदल रहा है, तो वैल्यू जी कैसे बदल जाएगा? जी बदलेगा तो जी तो अभी भी कांस्टेंट है, ग्राफ अभी भी वैसा ही बनेगा। हाँ, अब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ एक वेलोसिटी से स्टार्ट होगा कि जहां से तुम फेंके होगे वहां से स्टार्ट होगा। नहीं आई बात समझ में? जी तुम बदल दिए, एक्सीलरेशन बदल दिए। तुम तेज फेंक दोगे तो एक्सीलरेशन बदल दोगे, माने ग्रेविटी चेंज कर दोगे। तुमसे एक सवाल कर रहे हैं, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट रीचेस ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सीलरेशन जी क्या ले लोगे? उसको सॉल्व करने के लिए जी क्या लोगे? 9 चेंज कर दिए कि नहीं, हम फेंक दिए तो जी चेंज हो जाएगा। तो यही ना बुद्धि लगाना है, यही चीज ना आपको अपने से सोचना है, यही स्किल सीख जाइएगा तो हो गया। फिजिक्स और क्या है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट कितना आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आप कितना सोच पा रहे हैं। सोचने की शक्ति आ गई तो फिजिक्स आसान है, और सोच नहीं पा रहे हैं तो फिजिक्स टफ है। इमेजिनेशन ही ना, ये क्यों हम एक्सरसाइज करा रहे हैं? इन ऑर्डर टू बिल्ड योर इमेजिनरिंग पावर, कि कितना तुम इमेजिन कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है? तो अगर मान लीजिए थ्रो करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, बस ग्राफ कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऊपर किसी एक स्पीड से चालू होगा, किसी एक स्पीड से चालू हो जाएगा ग्राफ। अभी ड्रॉप किए हैं तो v इक्वल टू 0 से चालू हुआ है, तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंके तो ग्राफ यहां से बनेगा ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, पर एक पर्टिकुलर स्पीड से बनेगा क्योंकि तुमने बॉल को फेंक दिया है नीचे। क्लियर? आपका डाउट क्लियर हुआ? तो पहला सवाल था, हम लोग को क्या करना चाहिए? दूसरे सवाल की ओर चलना चाहिए। अभी वेलोसिटी आपसे नहीं कह रहे हैं बनाने के लिए, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? स्पीड पूछ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी तो अभी डिस्प्लेसमेंट ही आप लोग को आज असाइनमेंट दिए हैं, तो आज वेलोसिटी तो नहीं बना पाएंगे आप, फिर भी डिस्प्लेसमेंट वाला बनाइए, उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं। वापस से ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h and bounces back to same height। समझे क्या बोले? एक बॉल है जिसको आपने क्या किया? ड्रॉप किया, बॉल गया जमीन पर टकराया और फिर वापस ऊपर आ गया। आपको बताना है कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। चलिए प्रयास कीजिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना है। क्वेश्चन दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है।
बॉल ड्रॉप किया गया है, यानी कंटिन्यूअसली इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो नेचर ऑफ ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहला हाफ का तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पहला हाफ में तो लफड़ा ही नहीं है, सारा लफड़ा तो स्टार्ट होगा सेकेंड हाफ में। यहां से यहां माने मान लीजिए कि ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंच गया, तो यहां तक का ग्राफ आप बना लिए। दिस इज द ग्राफ फॉर स्पीड एंड टाइम। अब क्या होगा वो हम लोगों को सोचना है। अब इसके बाद क्या होगा, ये फाइनल स्पीड मान लीजिए जमीन पर टकराया, उस टाइम पे कुछ भी मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है, और जो समय उसको लगा वो था टी मिनट। टी मिनट में आपका बॉडी भी स्पीड जमीन पर जाकर टकरा गया। अब नेक्स्ट हाँ, उसके बाद क्या होगा, फिर स्पीड का क्या करना है, इसका स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। द मोमेंट बॉल टकराया, टकराने के बाद बॉल किधर आ रहा है, ऊपर, और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, तो इसलिए उसका स्पीड कम होता जाएगा। क्यों स्पीड कम हो रहा है, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या है, अब अपोजिट हो गया। मोशन ऊपर है लेकिन एक्सीलरेशन कहां काम कर रहा है, नीचे, यानी इस टाइम इस बॉल के लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, बिकॉज मोशन इज अपवर्ड एंड एक्सीलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पर उसका वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना, जाते वक्त पॉजिटिव एक्सीलरेशन और आते वक्त नेगेटिव एक्सीलरेशन है। नेगेटिव एक्सीलरेशन हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव कैसे होगा, देखिए इस एंगल का स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और 2t टाइम पर बॉडी का स्पीड वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बॉल ऊपर गया हाईएस्ट स्पीड पे, और फिर वहां से कहां आ गया, नीचे आ गया, स्पीड इसका वापस से 2t टाइम पे क्या हो गया, 0 हो गया। जाते वक्त एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, आते वक्त एक्सीलरेशन नेगेटिव है। क्यों, इसका स्लोप पॉजिटिव थीटा के साथ बना हुआ है, और इसका स्लोप ये देख रहे हैं ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना सेकंड हाफ के लिए, और फर्स्ट हाफ के लिए थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। वेयर जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। जब वो जमीन पर टकरा रहा था तब था, इसीलिए दोनों ही केस में उसका स्पीड, लेकिन सडनली क्या हो गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो गई। पहले एक्सीलरेशन पॉजिटिव था और टकराने के ठीक बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि बॉल अब ऊपर आने लगा और बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन कहां लगने लग गया, नीचे। एक ऐसा केस आप लोग पढ़े हैं ना, जहां पे लिखा है अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो जब वो बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसके लिए जी का वैल्यू प्लस 9.8 लेंगे कि माइनस 9.8, आप जी माइनस लेते हैं ना, क्योंकि बॉडी ऊपर आ रहा है और ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। तो ऊपर वाले मोशन को पॉजिटिव लीजिएगा तो ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ग्रेविटी आपने नेगेटिव किया, ग्रेविटी नेगेटिव हो गई। समझ में आया, दिमाग खुल रहा है कुछ। डन। केस क्वेश्चन नंबर 3, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये साइसा ये सवाल सही बनाई थी, गुड गर्ल। ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ for a ball thrown from ground to height h and reaches back। बॉल को आपने ऊपर फेंका और फिर बॉल क्या हुआ है,
जमीन पर आ गिरा है। आपको क्या करना है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। आपको इसका क्या बनाना है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड का ग्राफ बनाना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन सेकेंड। क्या क्या स्पीड कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लिखवाए हैं ना नोट में। स्केलर क्वांटिटी है, वो कैसे नेगेटिव में जाएगा। ओनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, स्पीड कैन नेवर बी इन। तो अब क्या केस है, देखिए आपने गेंद को फेंका है, गेंद फेंकाया है, तो मैक्सिमम स्पीड आपका कहां पर था, जब आप फेंक रहे थे। और जब फेंक रहे हैं तो बॉल कहां ट्रेवल कर रहा है, ऊपर, और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, यानी स्टार्टिंग में स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और ग्राफ किसी एक हाईएस्ट वेलोसिटी से स्टार्ट होना चाहिए। यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट किसी, गुड, हाईएस्ट किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। ग्राफ स्टार्ट हुआ है कहां से, यहां से, और इनिशियली स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। स्लोप को नेगेटिव कर दीजिए। आप कहां पहुंच गए, आप टी टाइम पे पहुंच गए, स्लोप नेगेटिव। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा स्पीड जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा स्पीड देखिए जीरो हो गया। अब फिर वहां से उसका स्पीड क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। लेकिन इस बारी बॉल नीचे आ रहा है और एक्सीलरेशन भी किधर है, नीचे, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी स्लोप इस बार 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और जब वो कैच आपके हाथ में आएगा तो जिस स्पीड से फेंके थे उसी स्पीड से बॉल वापस हाथ में पहुंचेगा, तो ग्राफ वापस से कैसा हो जाएगा, यहां से चलेगा और भी के बराबर हुआ, भी के बराबर पहुंचा, और ये जो टाइम है क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बुद्धि खुल रहा है, सोचने का शक्ति बढ़ाना है, ये सब एक्सरसाइज है सोचने का शक्ति बढ़ाने का। डन, कोई डाउट। आपका घर काम होमवर्क लिखिए, होमवर्क, सेकेंड होमवर्क, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑल द 3 केसेस asked above या given in the question above। आपको वही 3 सवाल हम करा रहे हैं, बार बार देख रहे होंगे आप, वही 3 सवाल है। इसी को डिस्टेंस में कराएं, इसी को हम स्पीड में कराएं, इसी का आपसे डिस्प्लेसमेंट बोला है और इसी का आपका वेलोसिटी बोला है। आपका काम है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाकर लाना है अगली क्लास में, सेम केस का, ठीक है। ये अगर 6 डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये 5 ग्राफ का अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया तो अभी इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसमें आप एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। क्यों, आपको प्लस माइनस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है घट रहा है, इतना क्लियर हो गया है ग्राफ से कि अब आप साइन लेने में कभी गलती कर ही नहीं सकते। अगला जो यही पढ़ना है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। खाली ए के जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लास 9th में पढ़े थे ना जी यूज करके, सेम वही पढ़ना है। पर अगर ये वाला फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आपका साइन लेने में कभी कोई गलती आप नहीं करेंगे। और जब आप बॉल फेंक रहे होंगे, ला रहे होंगे, तो आपको ना साथ साथ ग्राफ भी दिमाग में चलता रहेगा, इसका ग्राफ तो ऐसा बनाए थे, इसका ग्राफ तो ऐसा बनाए थे। व्हाट इट, यहां तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर क्या बोला, गया, छोड़ दे, रख।